नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। खबरों की शुरुआत करेंगे। डेयरी किसानों को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है, उनसे संवाद भी किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने संवाद किया है। सीएम योगी ने कहा कि यह अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है, किसानों को सहभागी बनाएं। सीएम योगी की तरफ से कहा गया कई गुना आगे बढ़ाया जा सकता है। कोरोना काल के दौरान हमने सप्लाई चेन बढ़ाया। सीएम योगी के दौरान सीएम योगी ने जब संवाद किया तो सीएम योगी ने कहा कई गुना आगे बढ़ाया जा सकता है। सीएम योगी तो के जीवन में परिवर्तन ला रही है, वह एक नई प्रेरणा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि किसान की आमदनी को अगर हमें दोगुना करना है तो परंपरागत खेती के अलावा उसको हमें उसकी खेती और बाड़ी को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। खेती के साथ साथ अगर हम पशुपालन को भी जोड़ देते हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खेती के साथ साथ पशुओं के लिए भी उपयोगी हो जाती हैं, और एक साथ दोनों कार्य चलने पर किसान की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाया जा सकता है। और यह कार्य गुजरात के अंदर अमूल और बनास डेयरी ने तो करके दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश में भी बनास डेयरी ने इस प्रकार का परिवर्तन करके दिखाया है। मैं सबसे पहले इसके लिए बनास डेयरी और अमूल का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपके प्रति इस अवसर पर हृदय से साधुवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी है और अमूल की सबसे बड़ी सदस्य भी है। बनास डेयरी में उत्तर प्रदेश के 29 जनपदों और 79 तहसीलों के 2700 से अधिक समितियों के माध्यम से लगभग 1,68,000 किसानों से प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध संग्रहित किया जाता है। यह दुग्ध संग्रह अमूल पद्धति के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2014-15 में 367 करोड़ रुपए का दुग्ध संग्रह किया जा रहा था, और आज 19-20 में यह बढ़ करके 702 करोड़ रुपए तक का भुगतान सीधे दुग्ध उत्पादक किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है। तो आज विपक्ष ने बेरोजगारी दिवस मनाया है। प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला। सपा और आम आदमी पार्टी ने जम के प्रदर्शन किया। मेरठ और लखनऊ में सपाइयों ने प्रोटेस्ट किया है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। अलग अलग जगह समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन जहां सेवा सप्ताह के तौर पर बीजेपी मना रही है, वहीं विपक्ष बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रहा है। तो राजनीति चरम पर है। जन्मदिन है, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से जो राजनीति है वो जारी है। विपक्ष ने आज बेरोजगारी दिवस मनाया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी। जम के प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, और आज सपा की तरफ से बेरोजगारी दिवस मनाया गया। प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ में आपका प्रदर्शन किस तरह से हुआ वो भी आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। तो आज विपक्ष बेरोजगारी दिवस मना रहा है। प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ है। आज अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 2022 से पहले की जो राजनीति है वो तेज होती जा रही है। देखिए, उपचुनाव होंगे अभी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे, लेकिन उससे पहले जो राजनीति है वो चरम पर है। और याद रखिएगा, जो उपचुनाव होने वाले हैं ये काफ़ी हद तक साफ कर देंगे कि 2022 की तस्वीर क्या होगी, किसकी तकदीर बदलेगी 2022 में, जनता का साथ किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, ये उपचुनाव से भी काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। देखिए, कोरोना काल के बाद जिस तरीके से सरकार ने कहा कि हमने सबसे अच्छे से हैंडल किया, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, बड़ी जनसंख्या है, उसके बावजूद भी जो केसेस हैं
वो हमने कंट्रोल करने में कामयाब हम रहे। मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता रहा है और बेरोजगारी का मुद्दा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। देखिए, बेरोजगारी हमेशा से मुद्दा रहा है। पिछली सरकारों में बीजेपी जब विपक्ष में थी तो सरकार को घेरती थी। अब बीजेपी सत्ता में है तो जो समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जो अन्य दल हैं, वो सरकार को घेर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम आपको तस्वीरें मेरठ से दिखा रहे हैं, जहां युवाओं ने मास्क नहीं है। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप किसी चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं तो जो रूल्स रेगुलेशन है आप भी उनका पालन कीजिए। बिना मास्क के, हाथों में कटोरा लेके ये प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें मेरठ से। तो कानपुर में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। आपको बता दें, डिवाइन अस्पताल की कोविड की सुविधा को निरस्त किया जा चुका है। सीएमओ, एसडीओ और नगर आयुक्त ने संयुक्त तौर पर निरीक्षण किया। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कोरोना मरीजों से पैसे वसूलने का न्यूज़ वन इंडिया ने ही खुलासा किया था। आपको बता दें, स्वरूप नगर के डिवाइन अस्पताल का ये पूरा मामला है। तो जाहिर तौर पे न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। डिवाइन अस्पताल की कोविड की जो सुविधाएं हैं उनको निरस्त किया जा चुका है। स्वरूप नगर के डिवाइन अस्पताल का ये पूरा मामला है। तो न्यूज़ वन इंडिया पे अगर खबर चलती है तो उसका दमदार असर भी होता है। डिवाइन अस्पताल की कोविड सेवाओं को निरस्त किया जा चुका है। सीएमओ, एसडीओ और नगर आयुक्त ने संयुक्त तौर पर निरीक्षण किया। आपको बता दें, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कोरोना मरीजों से पैसे वसूलने का न्यूज़ वन इंडिया ने खुलासा भी किया था। तो बढ़ नहीं रही है। हाँ, ये है कि बीच बीच में गिरती है, बीच में वापस उसी लेवल पे आ जाती है। तो बढ़ने की टेंडेंसी तो नहीं है, जो थोड़ा बहुत घटाव ही है, लेकिन जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं हो पा रहा है और तेजी से घटना चाहिए। लगातार भ्रमण जारी है और जहाँ भी कमी पाई जाती है, यहाँ पर आज भी फुल टाइम एनेस्थेटिक ड्यूटी पे नहीं थे। डॉक्टर साहब से पूछा गया है, पिछले 5-6 जो उनकी यहाँ डेथ्स हुई हैं, आज इस नया काम ये किया गया है कि एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट को ये दिया गया है कि उनके फैमिली मेम्बर्स से बात कर लें। पिछले 20-25 दिनों में जो डेथ्स हुई हैं वो पाँच कितनी डेथ्स हैं? 5 डेथ्स हैं। तो 5 डेथ्स जिनकी हुई हैं उनके फैमिली मेम्बर से बात करेंगी एसीएम, और कि उनके सेटिस्फैक्शन क्या था, उन्हें क्या इशूज़ थे उनके इलाज में, उसके बेसिस पर रिपोर्ट बनाएंगी, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। अश्विनी निगम कानपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। डिवाइन अस्पताल की कोविड सुविधाओं को निरस्त किया जा चुका है और क्या क्या एक्शन लिया गया है? वो कहना सही है कि न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि डिवाइन अस्पताल में कोविड मरीज के मनमाने पैसे वसूले जा रहे थे, जिसको लेकर के वो एक खुलासा किया था, जिसके बाद वहां पे डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त, इसके साथ ही सीडीओ ने मिलकर के वहां पे छापा डाला था, जिसके बाद उसकी कार्रवाई करी गई है। आज उसकी कार्रवाई में डीएम ने डिवाइन हॉस्पिटल की कोविड जो की सुविधाएं हैं उसे निरस्त कर दी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पे न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर, डिवाइन अस्पताल की कोविड सुविधाओं को निरस्त किया जा चुका है। बरेली के एसएसपी रोहित संजवाड़ से हमारे संवाददाता अयाज खान ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। हमारे साथ हैं बरेली कप्तान रोहित सजदान जी। आइए इनसे जानते हैं, एक छोटी जिम्मेदारी संभालने के बाद बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा जिला और बड़ी जिम्मेदारी संभाली, कैसे चल? मैंने यहाँ पे अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो इसमें पुलिस के बारे में मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो अपराध हैं उन पे नियंत्रण करना, और सबसे पहले नंबर पे तो है कि अपराध होने ही नहीं देना। अगर कोई अपराध हो भी जाता है तो उसका अनावरण शीघ्र करना और उसमें जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करवा के उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई अमल में लाना, जिससे कि अपराध दोबारा ना हो पाए। साथ ही साथ जो कमज़ोर तबके, जिसमें कि महिला संबंधी अपराध हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के अपराध हों, ऐसे मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करना और उसमें भी सज़ा दिलवाना, ये सब कार्रवाई मेरे द्वारा यहाँ पे करवाई जाएगी। सर, आज देखा ये गुड वर्क देखा, एक घंटे में एक बड़ा कांड का जिसका खुलासा किया गया, एक हत्या हुई थी, उसको लेकर सर कैसे किया और क्या नहीं, जिसमें 8:15 बजे के आसपास ये घटना की सूचना पुलिस को मिली थी। उसमें पुलिस के द्वारा टीम जो मौके पर पहुंची, उसके द्वारा जो वहां पर देखा गया कि एक संजय सिंह भदौरिया नाम के व्यक्ति हैं, उनकी हत्या वहां पर की गई है। तो तुरंत ही आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस थे सबको खंगाला गया, तो उसमें ये घटना कारित जो है वो कैद पाई गई। इसमें जो अभियुक्त है उसकी पहचान भी जो मृतक हैं उनके परिजनों के द्वारा इसमें करवाई गई। जिसमें इमरान नाम के व्यक्ति हैं उनको पहचाना गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा टीम को भेजकर उसको गिरफ्तार करने के लिए मुठभेड़ में जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया और उसको जेल भी भेजा जा रहा है। सर, कोई मैसेज जनता के लिए बरेली की जिसको लिए नहीं
बरेली के जो लोग हैं आप जानते हैं कि बहुत अच्छे और अच्छे व्यवहार के हैं, तो इसमें सभी लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे और जो आपसी तालमेल समन्वय बना के रहेंगे तो यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ रोहित सरदान जी, जिन्होंने हर तरीके से कंट्रोल करने की बात कही है क्राइम को, और 1 घंटे में सबसे बड़ा क्राइम आज खोला है और उसके लिए भी बहुत बहुत क्षेत्र की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। मैं अयाज खान, बरेली से। तो नोएडा की सेक्टर 24 पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण इन बदमाशों से बरामद किए गए हैं। दर्जन भर से ज्यादा घटनाओं को ये 2 जो बदमाश है ये अंजाम दे चुके हैं। तो एक बड़ी सफलता नोएडा पुलिस को मिली है। चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। कई घटनाओं को अंजाम ये दे चुके हैं और जो ये बदमाश पकड़े गए हैं इनसे सोने और चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नोएडा से दिखा रहे हैं। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में फ्लैट में एक ही रात्रि में 2 चोरी लगातार हो गई थी। इसके अलावा भी उसी सेक्टर में एक और बार पहले चोरी हुई थी। इसमें हम लोगों का टीम सीसीटीवी फुटेज जो सोसाइटी में लगे हुए थे वो सब एनालाइज किया। फिर रास्ते में क्या क्या सीसीटीवी फुटेज वो सब एनालाइज किया। एनालाइज करने में कुछ क्लू मिल गया था। क्लू मिलने में ये पता चल गया कि एक लड़का बादलपुर का रहने वाला है। वो उसी सोसाइटी के आसपास पूरा दूध वगैरह बेचता था, वो रेकी करता था। तो उनको हम लोग तलाश कर रहे थे। तो इनका साथी और 2 लोग भी प्रकाश में आ गया फिर पूछताछ में। तो ये जो मेन मुलजिम है करण जाट, ये एक असम की लड़की से शादी करके वो तो नोएडा से हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनायक, जो 2 सदस्य हैं चोरी करते थे ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या कुछ इनसे बरामद हुआ है? क्या पूरी आपके पास और जानकारी है? जी, आपको बता दूं कि थाना 24 क्षेत्र में जो है ये एक दूध सप्लाई करते थे। उसका एक जो गिरोह था वो जी उसके द्वारा पहले दूध वाला जो है पहला रेकी करता था घरों की, और जिन घरों में कोई नहीं रहता था इस चीज का पता करते थे। उसके बाद ये कुछ हथियार रहते थे इनके पास में, उन हथियारों के द्वारा वो ताला तोड़ करके घर के अंदर जाते थे और पूरी लूटपाट घटना को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल जो है अभी पुलिस ने पूरी घटना का वर्कआउट किया है और साफ तौर पर बताया कि अभी 3 घर के जो सामान की चोरी हुई थी वो सामान की चोरी इन्होंने की थी, और इन्होंने माना भी है जो अपराधी हैं उनको। उनकी तरफ से साफ तौर पे जो बहुत सारे ज्वेलरी वहां से बरामद हुई हैं और कुछ घड़ियां भी महंगी घड़ियां भी बड़ी बरामद हुई हैं। साथ ही साथ ये जो हथियारों को ये प्रयोग क्या करते थे वो हथियार भी उनके पास से बरामद हुआ है। साथ ही साथ पुलिस अभी जो इन्होंने पूरे जितने ऑल ओवर जितने भी लूटपाट की घटना कर रखी है उस टीम में पता लगाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल विनायक, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात होगी आगरा से। सैयद टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का पर्दाफाश हुआ है। विजिलेंस टीम की अवैध छापेमारी की है। अवैध वसूली का पर्दाफाश हुआ है। विजिलेंस टीम में 3 एसपी, सीओ, परिवहन खनन, जीएसटी टीम शामिल थी। 12 लोगों को स्वाट टीम और पुलिस की मदद से पकड़ा गया है। 8 किट्टी गश्त ट्रकों के साथ चालक परिचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आगरा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सैयद टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का पर्दाफाश हुआ है। टीम जब जायजा लेने सैयद टोल प्लाजा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर पहुंची तो मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि लगभग ये पूरा कॉकस एक संगठित गिरोह के तौर पर काम कर रहा था। जहां पर मिली भगत की अगर बात की जाए तो सैयद टोल प्लाजा पर स्थित तमाम कर्मचारी भी इसमें बकाया बखूबी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। आपको तरीका बता दें कि ओवरलोड वाहन जब यहाँ से गुजरता है तो आरोप जो कि शिकायत की गई है वो वसूली की गई है। वसूली का खेल कुछ इस तरीके से है कि ओवरलोड वाहन जब यहाँ से गुजरते हैं तो धर्म कांटे पर उसको मापन प्रक्रिया से गुजारा जाता है। देखने की सबसे बड़ी बात यह है कि मिली भगत ड्राइवर, संचालक और यहाँ के तमाम फार्म हाउस जो यहाँ से नज़दीक हैं उनकी मिली भगत सामने है। यहाँ पर जब ये अवैध वसूली का खेल चलता है तो चालकों को इसका कोई भी रसीद नहीं दी जाती, ना ही उसे ओवरलोड के मानकों के आधार से उसको अंडरलोड कराया जाता है। पैसा पूरी कंपनी या मिलीभगत टोल कर्मचारियों की सीधा जेब में जाता है। जिसकी शिकायत जिलाधिकारी आगरा को की गई उसके बाद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तमाम टीमें या संगठित होकर यहाँ पर कार्रवाई करते हुए रात्रि में नजर आई हैं।
तो वहीं एटा में दबंगों का कहर देखने को मिला है। बुजुर्ग को दबंगों ने जमकर पीटा है। अस्पताल में फिलहाल बुजुर्ग का इलाज चल रहा है। एसएसपी से पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। थाना जलसेर क्षेत्र के ऊंचा गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर हम आपको एटा से बता रहे हैं। न्याय की गुहार लगाते हुए परिवार आपको दिख रहा है। दबंगों ने बुजुर्ग को जम के पीटा है। पिटाई की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एटा में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। इस वक्त दबंगों ने एक बुजुर्ग को जम के पीटा और अब न्याय की गुहार लगा रहा है बुजुर्ग का परिवार। भाई के साथ में हुआ जी। परसों मेरा भाई समर पे गया था तो लालू, विक्की और अमित ये तीनों आए। वो कमरे में थे, समर बंद कर रहे थे। तो आ करके इनने उनको तमंचा, एक ने तमंचा लगाया उस पर। दोनों भाइयों ने आके, विक्की और अमित, उनने आके उनको बहुत मारा पीटा। मतलब कि हमारे पापा जी को मतलब मारा पीटा मेरे चाचा जी भाई लड़कों ने। जो कुछ कार्रवाई जांच वगैरह कुछ नहीं वो हो रही है, इसलिए यहाँ आई हैं यही कहने के लिए कि हमारी कार्रवाई ठीक तरीके से करवाई जाए। घर में मैं, मेरी भाभी, महीना बस रहती हूँ। बड़ी खबर मेरठ से, जहां दंपत्ति ने सुसाइड किया है। फांसी लगाकर पति पत्नी ने जान दे दी है। आपको बता दें, बच्ची को जहरीला पदार्थ भी खिलाया। गंभीर हालत में इस वक्त बच्ची का इलाज चल रहा है। गेस्ट हाउस मैनेजर का बताया जा रहा है, जो मरे हैं जो दंपति वो गेस्ट हाउस मैनेजर हैं। थाना सदर बाजार क्षेत्र के एवरेस्ट गेस्ट हाउस का ये पूरा मामला है। तो बच्ची को जहर खिलाया, जहरीला पदार्थ खिलाया। गेस्ट हाउस मैनेजर बताया जा रहा है मृतक युवक। दंपत्ति ने खुदकुशी की है। परिवार में मातम का माहौल। तो देखिए, लगातार लॉकडाउन के बाद देश अनलॉक हुआ, लेकिन हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां सुसाइड के केसेस बढ़ चुके हैं। नोएडा में भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से नोएडा में सुसाइड के केस सामने आए, और अब मेरठ में भी लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। पूरा मामला ऐसा है कि ये कम से कम 15 दिन से ये हमारे पीछे लगा पड़ा है। कौन है लड़का? क्या मुकेश नाम है इसका। और ये पहले भी जो है बहुत कांड कर चुका है। एक अपने बहनों के भी इसने मारा, फिर एक के घर में यहाँ आगे जाके हमारे मकान से 8-10 मकान पहले आगे एक के घर में इसने आग लगाई। आज क्या बात हुई? आज वही तो मैं बता रही हूँ आपको। तो ये हमें तो टॉर्चर ये कम से कम 15 दिन से कर रहा है, 15-20 दिन से। उस दिन भी जो लड़ तो ये अपने चाचा से रहा था, इसके सड़क पे चाचा रहते हैं, तो लड़ तो उनसे रहा था। अब से कोई कम से कम 8-10 दिन पहले। उसके बाद इसने, मैं ऊपर से झांकने लगी, मुझे देखते ये गाली बकने लगा, कहाँ बेमतलब में। कहने लगा, छूटते ही मेरे बेटे की अभी शादी हुई है, तो कहने लगा क्योंकि तेरी बहू भी तुझे रोटी नहीं खिलाने की हैगी। तो मैंने कि मेरी बहू से तू क्या ले रहा। तो जालौन के कालपी नगर में 12 साल पहले सुर्खियों में रही एक लड़की के अपहरण के हत्या के बाद मामले में आज प्रतिवादी पक्ष की तरफ से लड़की के जिंदा होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जबकि 12 साल पहले लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में नामजद 10 लोगों के ऊपर पिछले 12 सालों से कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें एक महिला आरोपी की मौत भी हो चुकी है, जबकि से जो 9 अन्य आरोपी हैं वो जमानत पर बाहर हैं। अचानक लड़की के सामने आने पर हड़कंप मच गया है। दरअसल 2008 में घर के पास से अचानक गायब हो गई थी किशोरी, और किशोरी की मां राजा देवी ने नगर पालिका कालपी के तत्कालीन जेई सहित 10 लोगों के खिलाफ कालपी कोतवाली में अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। लेकिन कुछ समय बाद कानपुर नगर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी की लाश बरामद हुई, जिसकी शिनाख्त राजो देवी ने अपनी बेटी के रूप में की थी, जिसके चलते अपहरण का मामला हत्या में तब्दील हो गया। इस पूरे मामले में आपको बता दें सीबीसीआईडी को भी अवगत करा दिया गया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, ये पूरा मामला है। 12 साल पहले एक लड़की का अपहरण होता है, उसके बाद एक लाश बरामद होती है, जो मां है वो शिनाख्त कर लेती है कि उसी की बेटी है। लेकिन 12 साल बाद उसकी जो बेटी है जिंदा, वो वापस आ जाती है। जो आरोपी हैं उनमें से एक की मौत भी हो चुकी है, जबकि से जो 9 आरोपी हैं वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। और मैं मायके चल गई थी ट्रेन में, मैं तुरते ही जैसी बताया हाल लौट के आ गई मैं।
और मैंने पूछा जाके मुझे से तो बताने न दिया। और मंझला लड़का गया तो बाल्टी और डिब्बा शाम के 6 बजे अंदर धरे थे, तो उठा लाए बहन कहाँ है, तो वो बोली हमें नहीं मालूम। फिर क्या हुआ? आप लोगों ने ढूंढा, नहीं मिली? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि रात में ये लोग ने बताया कि अनीस, टेसू, हरी, गुप्ता, ममोला, रजिया और राजकुमारी, ये सब लोग लड़की का ले गए, पकड़ गए और जाके कहाँ रखा, कल्लू ठाकुर के मछली के ठेका खाइया। फिर इसके बाद कल्लू ठाकुर के घर रखा। फिर जा ढूंढते नहीं मिला और जैसी लड़की का अपहरण हुआ हम तुरंत गए, हमने थाने में एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन दे के और तुरंत मुकदमा लिख गया। तुरंत आ गई पुलिस, भर कर जांच करी, हाल मुकदमा लिख गया। उस समय चौकी इंचार्ज कौन था जब आपकी लड़की का अपहरण हुआ था? चौकी इंचार्ज भी हते, RP सिंह दरोगा जी हैं ही हते। किस चौकी में थे? कालपी टंडनगंज चौकी में हते। फिर क्या हुआ? और जांच में आए थे। इसके बाद सर 1.5 महीना बाद लड़की की हत्या कर दी। और कालपी पर सन 2008 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था अपहरण के अंतर्गत, जिसमें अपहरण और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें लगभग 14 साल की लड़की गायत्री जावित्री का अपहरण का मुकदमा लिखवाया गया है। इसकी प्रारंभिक विवेचना थाना कालपी पर कुछ माह हुई। 2009 में इसकी विवेचना वादिया ने अपहृता की मां ने देवी ने ट्रांसफ़र करा दिया था CBCID। फिर फर्दर विवेचना आगे CBCID से इसमें हुई है और 2011 में 4 या 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी है और फिर 2012 में जो रिमेनिंग 5 लोग थे, इस तरीके से 10 लोगों के खिलाफ इसमें चार्जशीट लगी है। 10 लोग जेल में गए, अभी जमानत पे बाहर है। एक जो इसमें अभियुक्ता थी उसकी जो जेल गई तो उसकी मृत्यु हो चुकी है इसी दौरान। अभी 1-2 दिन पहले थाने द्वारा सूचना दी गई है मुझे कि इसमें जो प्रतिवादीगण हैं, जो जिनके ऊपर केस दर्ज है, वो एक लड़की के साथ थाने पर आए थे और उनकी मंशा थी कि पुलिस इसमें अपहृता, ये लड़की अपहृता है जो आज तक बरामद नहीं हुई, और इसके बयान कोर्ट में। अगली खबर अमेठी से, जहां जामो थाना क्षेत्र के अयोध्या शुकुल गांव में 2 बच्चों की मां ने अपने पति को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। पति शादी से लेकर अब तक का जो फोटो एल्बम है उसको थामे जामो थाने पहुंचा। पति का कहना है कि उसकी पत्नी सोने चांदी के गहने और 20,000 रुपए नगद और 2 बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई है। पति का कहना है कि उसके गांव के ही एक युवक की धान गेहूं काटने वाली मशीन को शाहजहांपुर का एक आदमी चलाता था और उसका पत्नी का उसके साथ चक्कर चल रहा था, जिसके साथ उसकी पत्नी भाग गई है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।